नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोग की अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा एग्जाम्स का नोटिफिकेशन अभी बिहार में, जो क्योंकि इलेक्शन ईयर है, आप जानते हैं कि चुनाव का समय है। इस साल जो चुनाव है उसके कारण बहुत सारा वैकेंसी आपको आने वाला है। तो वैकेंसी बहुत सारा नोटिफिकेशन अनाउंस भी हो गया। तो इस मौका को आप चूकिए मत। इस मौका जो मौका आपको मिल रहा है, इस मौका से चूकिए मत। आपको किसी तरह से क्या करना है, एग्जाम का तैयारी करना है, प्लस आपको मेहनत करना और अपना सीट को पक्का करना है। तो जैसा अगर बात करें दोस्तों, जैसे बिहार सीजीएल हो गया, जैसे बिहार एसआई का एग्जाम आने वाला है, प्लस अगर जैसे बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी अगर टीआरई टीआरई का भी एग्जाम हो रहा है, लाइब्रेरियन का एग्जाम हो रहा है, तो ये सब बहुत सारा वैकेंसीज लेकर आए, बम्पर वैकेंसी आ रहा है बिहार के जितने भी नौजवान के लिए, जितने भी युवा वर्ग यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो जीएस का जो पोर्शन होता है, जो हमारा जीएस का जो टॉपिक है, चाहे वो आपका जी जनरल साइंस हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे किसी तरह का बिहार का स्पेशल हो, तो वो सारा चीज क्या करते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। और वो आपका जानते हैं सारे एग्जाम से लगभग बराबर ही आते हैं, क्योंकि सारे वनडे एग्जाम्स हैं। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसका जो सिलेबस होता है, जो जीएस का पोर्शन का जो सिलेबस होता है, वो आपका मतलब कि थोड़ा मोड़ा बोल सकते हैं कि वो मतलब कम बेस करके आपको सेम ही होता है। समझ रहे हैं ना? मोर और लेस आपको क्या होता है, सेम ही होता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी एग्जाम्स की तैयारी है, वो सारे एग्जाम्स का तैयारी के हिसाब से ही क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर लेक्चर को आप कंडक्ट करवा रहे हैं, लेक्चर आपको दे रहे हैं। जो अगर आप जुड़ सकते हैं तो स्काई एकेडमी के साथ जुड़िए और मेहनत कीजिए। साथ में हम भी मेहनत कर रहे हैं। जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो आपको समस्या है, वो समस्या का यहाँ भी निदान होगा। आपके जो मतलब जो डाउट है आपको, वो डाउट आपका रिजॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा हमारा जो जनरल साइंस का क्लास है। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों जनरल साइंस के क्लास में, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने फिजिक्स क्लास शुरू कर दिया था। फिजिक्स में हमने बहुत सारा चीज डिस्कस किया था। अगर हम बात करें फिजिक्स क्लास की, तो हमने बहुत सारा चीज क्या किया था वहां पर डिस्कस किया था। जिसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो आप फिजिक्स में हमने यूनिट्स मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। कौन कौन सा सीजीएस सिस्टम है, क्या आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, डिराइव्ड सिस्टम यूनिट्स क्या है हमारा, कौन कौन सा मतलब किसका क्या काम होता है, कौन कौन सा जो मतलब ऑब्जेक्ट्स होता है, कौन कौन सा मेजरिंग जो टूल्स होता है, जैसे माइक्रोफोन की बात करें, चाहे हम अगर बात करें गैल्वेनोमीटर की, चाहे हम बात करें आम मीटर की। तो ये सब सारा चीज हमने क्या किया था, अच्छे से डिस्कस किया था। आपसे वो पूछा जाता है, जैसे काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि आपको जो पढ़ना भी है, वो आपको 6 to 10 का क्लास का किताब मतलब बोल सकते हैं एनसीईआरटी को हमको क्या रखना है, एक मतलब बेसिस बना के रखना है। वही एक हमारा बेस, एक हमारा फाउंडेशन होगा। क्योंकि 6 to 10 जो क्लास होता है दोस्तों, उसमें जो नॉलेज होता है, जो जनरल साइंस का नॉलेज होता है, एग्जाम्स वही आपसे पूछती है। अगर आप देखेंगे सिलेबस में भी, तो उसमें अगर बिहार से सीजीएल का जो सिलेबस देखेंगे, तो उसमें ये भी मेंशन किया गया कि आप एग्जाम्स हॉल में एनसीईआरटी बुक ले जा सकते हैं 6 to 10 का। चाहे वो एससीईआरटी का बुक हो, स्टेट का अपना एनसीईआरटी हो, चाहे वो नेशनल लेवल का एनसीईआरटी हो, चाहे वो आपको आईसीएसई बोर्ड का कोई किताब हो। आप किसी तरह का गाइड वाइड या लुसेंट ये सब नहीं ले जा सकते। लेकिन एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी को बेसिस रखा जाता है। कोई क्वेश्चन में विवाद भी होता है, तो जो बोर्ड है, जो मतलब एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो मतलब एनसीईआरटी का ही जो मतलब सॉल्यूशंस होता है, उसी को वो क्या करती है, मान देती है। मतलब उसी को वो मान्यता प्राप्त देती है कि मतलब हाँ, यही आपका आंसर्स होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो पूरा एनसीईआरटी का एक निचोड़ आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस लेक्चर में। तो हमने इस सारे चीज पर क्या किया था, हमने बात किया था। अगर हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट दोस्तों, जब हमने मोमेंटम सारा चीज, पावर क्या होता है, मतलब क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, फोर्स होता है, वो सब सारा चीज भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। अगर इसमें देखें कुछ हमारे, अगर बात करें हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जैसे हमने बोला था कि आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी याद रखना है। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। प्लस अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा सर्कुलर मोशन। तो दोस्तों सर्कुलर मोशन क्या होता है, जैसे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट्स को आप क्या करते हैं, जो सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो गोला में जो कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है, मतलब कि जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट आपको राउंड मोशन जो करता है, सर्कुलर मोशन, उसे एक सर्कुलर मोशन आप कहते हैं। तो क्या व्हेन एन बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, क्या किसमें मूव करता है, वो एक सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव करता है, उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको सर्कुलर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये सर्कुलर मोशन है, सर्कल में सर्कुलर मोशन होगा। व्हेन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर देन इट्स डायरेक्शन और मोशन डायरेक्शन ऑफ स्पीड कीप्स चेंजिंग। अब क्या होता है कि इसमें जैसे आप देखते हैं, जो सर्कुलर मोशन में जो बॉडी मूव करता है, तो ये बॉडी का डायरेक्शन क्या होता है, हर एक जगह पर इसका चेंज होता है। आप जैसे आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो आपका डायरेक्शन एक ही तरफ जा रहा है।
लेकिन यहाँ पर अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो स्पीड भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो भी आपका यहाँ पर चेंज होगा। तो ये चीज आप समझ रहे हैं, जैसे एथलीट आपको मूव करते हैं कांस्टेंट स्पीड एंड सर्कुलर पाथ, देन द वेलोसिटी ऑफ द एथलीट विल नॉट बी कांस्टेंट बिकॉज द वेलोसिटी इज द स्पीड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, हियर द डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंजेस कंटिन्यूअसली। यहाँ डायरेक्शन भी चेंज होता है और स्पीड वेलोसिटी भी हमारा चेंज होता है, इसलिए एक तरह से इसे सर्कुलर मोशन बोला जाता है। तो आपसे पूछा सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होता है, डायरेक्शन, तो दोनों चीज यहाँ पर आपको क्या होता है, कंटिन्यूअस चेंज होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान डालना है, इसलिए हम इसे एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटर में क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर आपको इमेज दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अगर यहाँ पर देखें, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद ए यूनिफॉर्म स्पीड और ए कांस्टेंट स्पीड, इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब क्या होता है कि जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से आपको मूव करती है, अगर उसका स्पीड आपको चेंज नहीं हो रहा है, सेम स्पीड में आपको वो बॉडी मूव कर रही है पूरा सर्कल में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। It is possible for a body to move in a circular path without uniform speed as long as it is traveling equal distance in equal interval of time। अब ये पॉसिबल कब होगा, जैसे हमने बात किया कि आपको स्पीड और वेलोसिटी जो चेंज होता है, आपका डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन ये पॉसिबल कब होगा, जब मतलब इक्वल इंटरवल्स में इक्वल मतलब कि डिस्टेंस आपको इक्वल स्पीड चेंज होता है, तभी जाकर क्या होगा, यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कब होगा, ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम होना चाहिए उसके हिसाब से डिस्टेंस भी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हर एक टाइम का डिस्टेंस है, 1 मिनट में इतना करे, फिर अगले मिनट में आप उतना ही कीजिएगा। तो ये आपको चेंज ऑफ वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप बॉडी क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको मूव करेगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। But the velocity of the body moving in a circle with uniform speed is not uniform because the direction of motion is constantly changing। लेकिन क्या बोला जाता है कि जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्शन उसका हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आप सेम डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहे हैं, आप सर्कुलर मूव कर रहे हैं, तो डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, आपका हर एक पॉइंट पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्शन इधर जा रहा है, फिर इधर देखे तो डायरेक्शन इधर जा रहा है। तो ये आपको क्या होगा, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है। फिर अगर दिखा जैसे सपोज ए स्टोन इज टाइड टू अ थ्रेड, अगर जैसे आप देखते हैं सर्कुलर मोशन में, अगर आप मतलब पत्थर को रस्सी बांध कर इसे पूरा घुमाते हैं, तो आप देखते हैं अगर उसको अगर थोड़ा सा भी अगर ढील दे रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तो पत्थर क्या होता है, सीधा डायरेक्शन में आपको मूव कर जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो क्या लिखा गया है, when a stone is tied to a thread and is rotated in a circular path with uniform speed in a clockwise direction। clockwise direction क्या हो गया दोस्तों, जो घड़ी होता है हमारा, जहां पर जो घड़ी होता है उस डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं उसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो क्या होता है, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। व्हेन ए स्टोन रीचेज अ सर्टेन पॉइंट से ए, जैसे ये स्टोन का पूरा एक एग्जांपल दिया गया, देन इट स्पीड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट एंड इफ द स्टोन इज रिलीज्ड व्हेन इट इज एट एयर इट विल फ्लाई ऑफ द इन द ईस्ट डायरेक्शन। फिर बोला जाता है कि जब स्टोन आपको बी पॉइंट पर पहुंच जा रहा है, तो फिर वहां पर अगर आप वहां पर छोड़िएगा तो वो क्या होगा, साउथ डायरेक्शन में आपको मूव करेगा। तो इसका मतलब ये दिखा रहा है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, वो क्या कर रहा है, आपको चेंज कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, आपको वेलोसिटी यहाँ पर क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो बताया जाता है व्हेन ए बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ द डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज नॉट द सेम एट एनी 2 पॉइंट्स एंड व्हेन देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन, तो क्या होगा, वहां पर स्पीड क्या होगा, वहां वेलोसिटी आपको यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फिर इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म है इसलिए क्या कहते हैं इसको नॉन यूनिफॉर्म, हम सर्कुलर मोशन भी इसको बोला जाता है। लेकिन अगर देखें कोई भी बॉडी को आप ऐसे करके मूव करते हैं सर्कुलर पाथ पर, तो वो क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ मेंटेन करता है। ये सर्कुलर पाथ आप जैसे आप किसी भी पत्थर को अगर ऐसे घुमा रहे हैं आप, वो सर्कुलर पाथ क्या करता है, मेंटेन करता है। वो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। A force is needed to produce circular motion. The force needed to make an object travel in circular path is centripetal force। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ लगता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये इससे ज़्यादा इसको मतलब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में सिलेबस में मेंशन किया गया कि आपका जो मतलब नॉलेज होना चाहिए जनरल साइंस का, वो क्या होना चाहिए, एक पेरिफेरी में नॉलेज होना चाहिए। मतलब बोल सकते हैं आपका जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में आप कोई चीज़ देखते हैं तो उसके पीछे का आपको लॉजिक एक रीज़न पता होना चाहिए, जो आपका बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए कि सिर्फ जनरल साइंस को से रिलेटेड। तो वही क्वेश्चन आपसे क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हम एग्जाम्पल देखें, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो गया, आपको ये सब क्या होता है, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मूव करता है यूनिफॉर्म मोशन में अर्थ के अराउंड, तो वो भी क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। फिर अगर देखें तो वो एक्सीलरेटेड मोशन भी बोला जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्म वहाँ पे वेलोसिटी आपको चेंज होता है। फिर जैसे मून आपको चांद जो मूव करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, फिर आपको अर्थ अराउंड द सन, तो ये सब क्या हो गया, एक तरह से सर्कुलर मोशन इसे आपको बोला जाता है।
तो ये चीज आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना। तो सर्कुलर मोशन में इतना ही आपसे पूछा जाता है कि वहां पर स्पीड, डायरेक्शन और वेलोसिटी का क्या आपको चेंजेस देखने को मिलता है। फिर अगर नेक्स्ट देखें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जब मैटर जानते हैं कि तीन तरह का होता है मेनली, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। जैसे अगर बात करें केमिस्ट्री में भी तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं। सॉलिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, लिक्विड का क्या होता है, गैस का क्या होता है, जिसमें हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये सब सारा टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो केमिस्ट्री का टॉपिक होता है। लेकिन अब फिजिक्स में अगर पढ़ते हैं हम किसी भी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली हम उसका इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, प्रेशर के बारे में, स्ट्रेन के बारे में। तो ये सब सारा चीज, विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया। तो ये सब क्या मतलब टर्म है, इस टर्म को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। अगर क्वेश्चन इस रिलेटेड आपसे पूछा जाता है तो वो ज्यादा डिटेल में आपसे मतलब एक न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं पूछा, वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो एक डिफिनीशन फॉर्म में पूछा जाता है। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमको किस तरह से यहाँ देख सकते हैं, जिसमें किसी तरह का केमिकल सब्सटेंस मतलब बोल सकते हैं केमिकल चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे लेंथ हो गया, कलर डेंसिटी, मास हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, प्रेशर, वॉल्यूम, लस्टर। तो ये सब क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ मैटर का, जो आपको बाहर से देखने को मिलता है। फिर अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, जानते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गुड। 4th स्टेट भी होता है, इसको बोन्स आइंस्टीन में बोलते हैं, मतलब एक प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो 3 स्टेट ऑफ मैटर, इसका अगर देखें तो सॉलिड में हम लोग क्या, हमको इलास्टिसिटी देखने को मिलता है। जो सॉलिड होता है, जो कठोर होता है, उसमें हम लोग इलास्टिसिटी देखने को मिलता है। जो पदार्थ होता है कठोर, उसमें क्या मिलता है, हमें इलास्टिसिटी देखने को मिलता है। लिक्विड में हमें क्या देखने को मिलता है, प्रेशर, सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी और फ्लोटिंग, ये सारा चीज देखने को मिलता है। फिर अगर गैस में देखें तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम लोग बात करते हैं। तो ये आपको क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो डिफरेंट डिफरेंट मैटर में आपको कौन कौन सा चीज देखने को मिलता है, वो चीज हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे हम इलास्टिसिटी की बात करें यहाँ पर, तो इलास्टिसिटी क्या होता है, क्या मीनिंग क्या होता है इलास्टिसिटी का। जैसे क्या होता है कि आप पहले ये चीज समझ, इलास्टिसिटी का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जैसे आप कोई सा रबड़ है तो उसको आप खींच रहे हैं तो वो इलास्टिक हो गया। एक मतलब कि अगर आपको क्या बोल सकते हैं कि कोई हार्ड सॉलिड भी रखा गया, लोहा भी अगर रखा गया तो वो भी एक इलास्टिक हो सकता है। तो इलास्टिक का मतलब ये नहीं कि आप प्रेशर प्रेशर लगा रहे हैं और उसका शेप और साइज रिफॉर्म मतलब हो जा रहा है, डिफॉर्म हो जा रहा है, तभी जाकर वो इलास्टिक होगा। ये नहीं, ऐसा मतलब नहीं है उसमें। इलास्टिक का मतलब हो गया कि अगर हम उसी किस तरह से का प्रेशर यूज करते हैं, चाहे हम उसको गर्म करके मतलब कि गलाने का कोशिश कर रहे हैं, फिर से अगर उसे हम छोड़ दे तो वो क्या होगा, नॉर्मल शेप साइज पर आ जाए, तो उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो इसलिए इलास्टिसिटी की अगर बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं क्या है, इलास्टिसिटी एक एबिलिटी, एक प्रॉपर्टी है मैटर का, सॉलिड का। उसमें क्या होता है कि वो अपना साइज को फिर से क्या कर सकता है, जो रिफॉर्म हुआ साइज को, उसको फिर से वो अपने पुराने साइज पर आ सकता है, अगर हम क्या करें, प्रेशर देना बंद कर दे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जैसे आप रबड़ देखते हैं तो रबड़ क्या होता है कि मतलब उसे हम घिसते हैं, अगर मतलब कि खिंचाव करते हैं रबड़ में, तो क्या होता है, वो आपको चेंज होता है उसका जो शेप साइज है। और फिर अगर उसे हम नॉर्मल कर देते हैं, मतलब कंप्रेस नहीं करते हैं और नॉर्मल रख देते हैं, तो फिर क्या होता है, वो अपना जो उसका शेप साइज था वो आप उस पर वापस चला आता है, उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो ये सिंपल डिफिनीशन आपको याद रखना, इससे ज्यादा इसमें जानने की आपको जरूरत नहीं। अगर डिफिनीशन की बात कर ले यहाँ पर, तो जनरली द मीनिंग ऑफ ए रिजिड सब्सटेंस इज ए हार्ड सॉलिड विच हैज डिफिनिट शेप एंड साइज। तो आप जानते हैं कोई भी जो हार्ड सॉलिड होता है, जैसे आप ईंटा ब्लॉक ही देख ले, तो वो क्या होता है कि इसका एक डिफिनिट शेप और साइज होता है। ये जो पूरा सब्सटेंस है इसका क्या होता है, एक डिफिनिट शेप और साइज होता है, लेकिन उसे हम स्ट्रेच, कंप्रेस और डिफॉर्म कर सकते हैं। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहरी जो हम फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं, तो उसका शेप और साइज क्या होता है, दोनों डिफॉर्म हो जाता है। आफ्टर विदड्रॉइंग फोर्स, जब हम फोर्स विदड्रॉ करते हैं, जब फोर्स हम लोग मतलब फोर्स उससे मतलब हम लोग जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को हम लोग विदड्रॉ करते हैं, मतलब क्या होता है, फोर्स को छोड़ देते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। इसका क्या होता है कि वो अपना नॉर्मल शेप और साइज पर चला आता है, मतलब कोई फोर्स उस पर नहीं लगा रहे, तो फिर क्या होता है, वो नॉर्मल शेप और साइज पर चला आता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय विच इट ट्राइज टू गेन इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अगर वो शेप साइज पर नहीं आ रहा, जैसे आप वैक्स की बात करें, तो जैसे मोमबत्ती की बात करें, तो मोमबत्ती में अगर देखेंगे तो आपको लगेगा वो इलास्टिक है, लगेगा ना, क्योंकि आप जानते हैं कि वो मुलायम होता है। अगर वो जल रहा है तो आप देखेंगे वो क्या होता है, एक तरह से मेल्ट होने लगता है। उसके कारण क्या होता है कि आपको लगेगा कि हम उसे हाथ से क्या कर सकते हैं, कुछ शेप साइज दे सकते हैं। लेकिन वो अगर आप उसको आपको छोड़ दे, मतलब जो प्रेशर आप दे रहे हैं, वो प्रेशर अगर आप छोड़ दे, वो प्रेशर आप नहीं दे, तो वो क्या होगा, फिर से वो उस तरह से जो जिसका प्रीवियस शेप था, जो पहले था, वो उस पर आ जाएगा नहीं, उस पर वो ओरिजिनल शेप पर आपको नहीं आएगा। तो वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी उसका नहीं हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं करना। इलास्टिक से आप ये मत समझिएगा कि वो हर एक चीज रबड़ ही की तरह हो, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना।
तो एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच और कंप्रेस्ड इज इलास्टिसिटी। इसका प्रॉपर्टी की अगर बात करें, मैटर ऑफ टू टाइप, एक परफेक्टली इलास्टिक होता है, एक हमारा परफेक्टली प्लास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है दोस्तों? मैटर विच रिज्यूम्स परफेक्टली नॉर्मल स्टेट आफ्टर वी ड्रॉइंग द अप्लाइड फोर्स। अगर हम फोर्स को अप्लाई करना छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है कि मैटर क्या होता है, अपना जो नॉर्मल शेप है और साइज है उस पर चला आता है, उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। और परफेक्टली प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक क्या होता है दोस्तों? अगर मैटर को जो हम लोग शेप साइज को अगर मतलब विड्रॉ कर दे, मतलब शेप साइज नहीं बोल सकते, उस पर फोर्स अगर विड्रॉ कर दे, अगर किसी तरह का उस पर प्रेशर या फोर्स नहीं लगाएं, तो फिर क्या होगा? वो अपना नॉर्मल साइज पर आ जाएगा? नहीं आएगा। तो वो अगर नहीं आया तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसको प्लास्टिक बोलेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो लोगों के मन में होता है कि प्लास्टिक होगा, तो प्लास्टिक को तो हम जानते हैं, किसी भी अगर मग है उसको अगर मोड़ ऐसे करके दबा रहे हैं तो फिर क्या होता है? अगर उसको हम प्रेशर देना छोड़ते तो फिर से ओरिजिनल शेप में आता नहीं, वो प्लास्टिक अलग है। और ये जो डेफिनेशन आपको फिजिक्स में, ये प्लास्टिक का मीनिंग यहाँ पर अलग है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो मैटर विच डज नॉट रिज्यूम इट्स नॉर्मल स्टेट आफ्टर विड्रॉइंग द एक्सटर्नल फोर्स इट रिमेन्स डिफॉर्म्ड फॉरएवर। ये मतलब कि हरदम लाइफ टाइम के लिए क्या होता है? इसका शेप और साइज फिर से नॉर्मल नहीं आता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये समझने वाली बात है मतलब सिंपल चीज, लेकिन लोगों को क्या होता है, इसमें जो स्टूडेंट्स को डिफिनीशन का कभी मतलब क्लियर नहीं हो पाता है, समझ रहे हैं? तो इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली प्लास्टिक क्या होता है, इन इलास्टिक भी से आप बोल सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना है? याद रखना है। ये अगर ये पूछा जा रहा है जैसे क्वार्ट्ज हो गया, क्वार्ट्ज क्या होता है दोस्तों? एक मतलब ग्लास होता है, बोल सकते हैं ग्लास सब्सटेंस होता है। ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब इसमें अगर हम क्या कर सकते हैं, सेफ और जो बोल सकते हैं फोर्स को अगर विड्रॉ कर ले हैं, प्रेशर को अगर विड्रॉ करते हैं, अगर प्रेशर हम इस पर नहीं दे रहे हैं, पहले प्रेशर दिए फिर अगर प्रेशर से हटा देते हैं तो ये अपना नॉर्मल शेप और साइज पर आ जाता है। लेकिन अगर हम उसी तरह से हम वैक्स की बात करें, जो मोम होता है, उस वैक्स की बात करें तो वैक्स को परफेक्टली प्लास्टिक बोला जाता है, क्योंकि इसको हम अगर प्रेशर दे रहे हैं और फिर अगर प्रेशर विड्रॉ कर दिए, नॉर्मल मतलब छोड़ दिए, तो फिर ये नॉर्मल शेप साइज पर आपको अपना प्रीवियस शेप साइज पर जो पहले वाला इसका शेप है उस पर नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर परफेक्टली प्लास्टिक मैटर बोलेंगे। तो ये चीज आपको क्या करना है? यहाँ पर ध्यान रखना है। प्लस हम स्ट्रेस की बात करें यहाँ पर, तो स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों? वो स्ट्रेस नहीं है जो आजकल आप लोग लेते हैं एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए बहुत सारा स्ट्रेस होता है। आप जानते हैं, मतलब अभी न्यूज़ में भी था, इस चीज़ को सर्वे किया जाता है, WHO द्वारा भी चीज़ बताया गया है कि मतलब कि जो स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण मतलब पूरे इकोनॉमी को, मतलब पूरे जो बात करें मतलब पूरा अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया में 1 ट्रिलियन से ऊपर मतलब कि समझिए घाटा लगता है। समझे? $1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ डॉलर का घाटा लगता है। तो वो मतलब कि ये क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, जब स्ट्रेस में लोग होते हैं, फिजिक्स का स्ट्रेस अलग होता है, और वो जो लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंताग्रस्त होते हैं, उससे क्या होता है? इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हार्म होता है, क्योंकि लोग क्या होते हैं, चिंता में सही से काम नहीं करते हैं, कुछ नया चीज़ सोच नहीं पाते हैं, कुछ क्रिएटिविटी नहीं कर पाते हैं, कुछ नया चीज़ सीख नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं ना? तो इकोनॉमी को भी असर पड़ता है, सही से जॉब नहीं ले पा रहे हैं, सही से काम नहीं कर पा रहे इकोनॉमी में, कुछ मतलब बोल सकते हैं योगदान नहीं दे पा रहे हैं समाज में, समझ रहे हैं? तो इसमें डेवलपमेंट सबका रुक जाता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आपका आर्थिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखें, इसलिए आप स्ट्रेस लेना छोड़ दें। जो स्ट्रेस है आप फिजिक्स में पढ़े, और स्ट्रेस लेना छोड़ दे। एग्जाम निकलना नहीं निकलना अलग बात है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तो अच्छे मुकाम पर जरूर जाएंगे, अच्छा कुछ जरूर करेंगे। तो इसलिए स्ट्रेस, आप जो डिप्रेशन होता है उस चीज़ को नहीं ले। एक होता है कि चलिए एक पॉजिटिव वे में आप उस चीज़ को ले, तो जैसे कि आपने, आपका एग्जाम है तो आप एक मतलब चिंता करें, चले हमें पास करना है तो हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वो एक अलग चीज़ होता है। लेकिन आपने पढ़ाई नहीं किया, आप एग्जाम के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो क्या गलत चीज़ हो, क्योंकि आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो स्ट्रेस क्या है यहाँ पर? ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एप्लीकेशन एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ मैटर, इट्स शेप और साइज। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर मैटर पर हम लगाते हैं तो क्या होता है, उसका शेप साइज थोड़ा सा डिफॉर्म होता है। इंटरनल रिएक्शन के कारण इक्वल अमाउंट इज प्रोड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे क्या होता है कि कोई भी अगर बाहर से आप, जैसे ये ब्लॉक है, समझ रहे हैं ना, ये क्या है आपका एक ब्लॉक है, इस पर हम बाहर से क्या कर रहे हैं, किस तरह का प्रेशर लगा रहे हैं, कोई भी मतलब यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, तो इंटरनल भी इसका क्या होता है कि यहाँ पर अपोजिट फोर्स, हमने बात किया था ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक बॉडी पर हम लगा रहे हैं तो वो दूसरा बॉडी पहले बॉडी पर क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, और सेम क्वांटिटी सेम यूनिट आपको फोर्स लगा रहा है। तो ये चीज क्या होता है, इससे कारण क्या होता है, एवरी सेक्शन दिस फोर्स इज नोन है, उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, समझ रहे हैं ना? तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोला था, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए क्या होता है, नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। इसलिए हमने इलास्टिक मैटर की हमने बात की अभी, इसमें
उसी चीज को ये मतलब यहाँ पर बताया जाता है। ये लिंक है आपको। इलास्टिसिटी नहीं समझिएगा तो फिर स्ट्रेस आपको दिक्कत हो जाएगा, स्ट्रेस आप नहीं समझ पाएगा तो फिर आप स्ट्रेस में आ जाइएगा। तो इलास्टिसिटी में क्या होता है कि हमने बात किया ना, जो परफेक्टली इलास्टिक होता है कि हम उस पर प्रेशर या किसी तरह का फोर्स डालते हैं तो क्या होता है, वो फिर से अगर हम उस चीज को मतलब प्रेशर हटा देते हैं तो वो क्या होता है, आपका नॉर्मल साइज पर चलाता है। तो वही नॉर्मल साइज आपको स्ट्रेस उसको हम बोलते हैं। फिर अगर स्ट्रेन की बात करें, व्हेन द शेप और साइज ऑफ ए मैटर इज चेंज्ड बाय अप्लाइंग और एक्सटर्नल फोर्स इट इज नोन एज स्ट्रेन। अब क्या होता है यहाँ पर कि जो स्ट्रेन क्या होता है, जैसे हम किसी तरह का स्ट्रेस या किसी तरह का फोर्स लगा रहे हैं तो उसका शेप और साइज चेंज हो गया, मतलब फिर वो क्या करा, नॉर्मल आपको अपने शेप और साइज पर, अपने मतलब जो उसका पहला शेप था उस शेप पर वो नहीं आ रहा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर स्ट्रेन बोलेंगे। ये यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये रेशियो होता है आपको सेम क्वांटिटी का, इसलिए इसका कोई यूनिट होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये यूनिटलेस है। क्या है ये, आपको यूनिटलेस है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर हुक्स लॉ की हम बात करें, हुक्स लॉ पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, वन लाइनर टाइप में भी अगर पूछ दिया जाएगा हुक्स लॉ होता क्या है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, इफ ए स्ट्रेन इन द मैटर इज नॉमिनल अप्लाइड स्ट्रेस ऑन द मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। अभी क्या होता है कि जब स्ट्रेन आपको नॉमिनल है, मतलब बहुत थोड़ा सा एक नेग्लिजिबल है, लेकिन आपको उस समय क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जो कोफिशिएंट से डिनोट करते हैं, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट बोलते हैं उसको, उसी को हुक्स लॉ बोला जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हुक्स लॉ में क्या होता है, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट होता है वो इक्वल कितना होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये कभी कभी आपको हुक्स लॉ पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट फार्मूला भी दे दिया जाएगा, हुक्स लॉ के बारे में आपसे पूछ दिया जाएगा, वन लाइनर टाइप में साइंस में क्या किया जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस चीज को आप क्या कर रखेंगे, यहाँ पर याद रखेंगे। ये सब सिंपल टर्म है दोस्तों, साइंस में इससे ज़्यादा मतलब टफ नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसके कारण उन्हें क्या होते हैं, एग्जाम में दिक्कत फेस करनी पड़ती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन तो देख रहे हैं वर्ड सब है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन। तो आज के समय में लोगों को यही सब हो रहा है, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, चिंता। तो ये सब चीज़ आपको नहीं करना है। चिंता चिता के समान माना जाता है, तो चिंता छोड़े और चिंतन करें, चिंतन करिएगा तभी जाकर कुछ आगे अच्छा करिएगा, आगे कुछ समाज के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए। तो चिंतन करना शुरू कीजिए। तो सरफेस टेंशन की अगर बात करें यहाँ पर, तो सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन को किस तरह से बोला जाता है, जैसे कि टेंडेंसी होता है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस का बोल सकते हैं, उसका एक टेंडेंसी होता है, इलास्टिसिटी फ्लूइड के बारे में यहाँ पर बात किया जाता है सरफेस टेंशन में। तो वो उसका टेंडेंसी होता है, प्रॉपर्टी होता है कि वो अब कम से कम एरिया को ऑक्युपाई करे, कम से कम क्या करे, एरिया को आपको एक्वायर करे, तो उसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। देखते हैं डिफिनीशन भी आपको क्या दिया गया, इज द इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ ए फ्लूइड सरफेस विच मेक्स इट एक्वायर द लिस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल। इसलिए आप देखेंगे जो पानी का जो बूंद होता है, जो बारिश का बूंद होता है दोस्तों, वो स्फेरिकल शेप में होता है, वो गोलाकार शेप में होता है। क्यों? क्योंकि वो कम से कम एरिया को ऑक्युपाई करना चाहता है, अपना का टेंडेंसी होता है, लिक्विड का, फ्लूइड का ये टेंडेंसी होता है। तो ये फ्लूइड में आपको सरफेस टेंशन, ये सॉलिड में होता है, ये फ्लूइड में होता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इसका क्या होता है, आपको मेजर किया जाता है, जो कि एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर देख सकते हैं। हमने उसमें क्या किया था, स्ट्रेस में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात की थी, यहाँ पर क्या है, स्ट्रेन हमने बताया था, वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो यूनिट भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यूनिट आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर सरफेस टेंशन का किस तरह से आपको पानी का देखते हैं शेप, जो फिगर होता है वो किस तरह से, जैसे आप फॉग को देखें या ड्यू को देखें, जो ओस जो लग जाए, उसका जो बूंद होता है वो किस तरह से होता है, देखते हैं वो गोलाकार शेप में होता है, मतलब एक स्फेरिकल शेप में होता है, तो उसका टेंडेंसी होता है फ्लूइड का। तो ये सब क्या एक नेचुरल फेनोमेना है, जो प्राकृतिक जो मतलब फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना, उसको हम लोग क्या करते हैं, नेचर में देखते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो आप ऑब्जर्व की जो चीज को, उसके पीछे का आपको फिजिक्स का रीजन, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का रीजन आपको पता होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता है, लिक्विड डिपेंड्स किस पर करता है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और उसके मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम प्रेजेंट अनदर साइड ऑफ द लिक्विड सरफेस। तो ये मीडियम पर प्रेजेंट करता है। तो ये तीन चीज पर आपको क्या करना है, मतलब डिपेंड्स करता है लिक्विड, जो सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन बोला जाता है कि डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और जीरो हो जाता है जब क्रिटिकल टेम्परेचर पर आता है। तो मतलब एक ऐसा टेम्परेचर आता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां पर क्या होता है, वो जीरो हो जाता है। तो ये चीज भी आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है।